कक्षा की एक बार पुनः शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दूसरे सत्र में रूटीन के अनुसार बायोलॉजी की कक्षा को देख रहा हूं और बायोलॉजी की कड़ी में हमारे द्वारा आज जिस बिंदु को स्पर्श किया जाएगा वह है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सबसे पहले तो यह आपको जानना चाहिए कि यह टिश्यू क्या होता है। तो अब सबके जानकारी में है ही कि टिश्यू जो कोशिका की इकाई है, जो कोशिका का समूह है, उसको हम लोग टिश्यू के रूप में देखते हैं। शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, इसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये सब सारी बातें प्रारंभिक दिनों की कक्षा में बताई गई थी। मैंने इस बात की भी परिचर्चा आपके समक्ष किया था कि कोशिका के जो विभिन्न संरचना है, उसके जो विभिन्न अंग हैं, उस अंग का क्या कार्य है उसे भी आपको ध्यान में रख करके रखना चाहिए। हम लोग आज अब कोशिका के समूह टिश्यू पे हैं, जिसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी का, तो यहीं से परिचर्चा आरंभ करेंगे। कोशिका के समूह टिश्यू कहलाते हैं और उसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इस कोशिका के समूह को हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक भाग है प्लांट टिश्यू और दूसरा भाग है हिस्टोलॉजी, दूसरा भाग है एनिमल टिश्यू। इस दो भागों में हम लोग बांट करके टिश्यू का अध्ययन करेंगे और उसका एक जो एग्जाम्पल है उसको उसे निश्चित तौर पर याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं कोशिका के समूह, कोशिका के समूह, कोशिका के समूह टिश्यू कहलाते हैं और उसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। यहीं से मैं परिचर्चा आरंभ करता हूं। फिर लिखिए टिश्यू के दो भाग हैं। टिश्यू के दो भाग हैं। पहला भाग है प्लांट टिश्यू। पहला भाग है प्लांट टिश्यू और दूसरा भाग है एनिमल टिश्यू, और दूसरा भाग है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में बांटा जाता है। यहां ध्यान रख सकते हैं, यदि मैं प्लांट टिश्यू को, यदि मैं प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा चार्ट में पढ़ लेते हैं तो फटाफट याद भी हो जाता है। दो भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसके भी तीन भाग हैं। पहला भाग लिखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू में एपिकल, एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक्स, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी। एपिकल, एपिकल, एपिकल लिख लिए, लेटरल और इंटर कैलोरी, कैलेरी। ये तीन भाग में बांटकर हम लोग इसे देखना चाहेंगे। तीन भाग में बांटकर हम लोग देखेंगे। पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलेरी। हिंदी में छोड़िए, हिंदी बहुत कठिन है, आप इसी को याद करके रख ले। अंग्रेजी के तीन शब्द तो अपने आप में बहुत आसान होगा।
एपिकल, एपिकल क्या करता है, लिखेंगे एपिकल का मुख्य काम, एपिकल का मुख्य काम पौधे की लंबाई में, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना है। एपिकल का मुख्य काम पौधे की लंबाई में वृद्धि करना है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना है, जबकि जबकि इसका काम है एपिकल का लंबाई, लेंथ को देखना। इसका काम है मुख्य रूप से रूट, पौधे के जड़ का विकास हुआ कि नहीं, यह लेटरल का काम है। पौधे के जड़ का विकास और इंटरकैलरी का काम है मूलतः, इसमें पहले ये लिख दो, यह घास, घास और पुदीना के कुल में पाई जाती है, घास और पुदीना के कुल में पाई जाती है। ये घास और पुदीना, पुदीना नहीं जानते हैं, दर्दनाशक भी पेट वगैरह भी जब डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, तो उसमें भी इसकी भूमिका होती है। और ये 3 भागों में बटा हुआ, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। दूसरा भाग है परमानेंट, माने इस पे किसी प्रकार की कोई विभाजन की क्षमता नहीं होती, अस्थाई है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लिख दीजिए, विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये परमानेंट, ये परमानेंट। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, एक है सिंपल ऊतक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। इसके 2 भाग हैं, सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के 3 भाग हैं, ये याद रखना है, ये आपके बीपीएससी पूछा हुआ है। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 भाग हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है जाइलम और फ्लोएम, वो है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जाइलम और फ्लोएम, उसको ये याद करके इस तरह से रख सकते हैं कि जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। लेकिन रुक जाइए, पैरेन, कॉलिन और स्क्लेरेनकाइमा क्या क्या काम करता है उसको थोड़ा एक एक लाइन में लिख लेंगे तो आपका पूरा चार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लिख देंगे पैरेनकाइमा मुख्य रूप से, पैरेनकाइमा मुख्य रूप से पौधे के विभाजन में, पौधे की विभाजन की क्षमता रखती है, पौधे के विभाजन की क्षमता रखती है, पौधे के विभाजन की क्षमता रखती है और एक्टिव सेल है, और यह एक प्रकार का सक्रिय कोशिका, सक्रिय कोशिका। पॉइंट नंबर 2, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका जीवित होती है, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका जीवित होती है, जीवित होती है, जीवित होती है, और इसका मुख्य काम पौधे को स्ट्रेंथ देना है, और इसका मुख्य काम पौधे को स्ट्रेंथ देना है। स्ट्रेंथ समझते हैं ना, मजबूती प्रदान करना है, यांत्रिक रूप से पौधे को मजबूती प्रदान करना है, ठीक है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा का मूल काम, जबकि स्क्लेरेनकाइमा का मूल काम, स्क्लेरेनकाइमा का मूल काम पौधे को दृढ़ता प्रदान करना है, और ये आगे चलकर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पौधे को दृढ़ता प्रदान करना है, दृढ़ता प्रदान करना, स्थायित्व प्रदान करना है। नोट में लिख देंगे, नोट में लिख देंगे एक शब्द, एक
शब्द ही है और जिसका मूल काम, ध्यान रखें कि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो स्क्लेरेंकाइमा के माध्यम से पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। जो दृढ़ता प्रदान करती है, लिग्निन। कौन सा है? लिग्निन। और इसी में ध्यान रखिएगा, इसी स्क्लेरेंकाइमा में एक स्टोन सेल होता है। जब हम अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं, तो खचर खचर नहीं होता है। ककड़ी खाते हैं, केला खाते हैं, अमरूद खाते हैं, सेव खाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जब हम काटते हैं, मतलब दांत से जब काटते हैं, तो कड़कड़ाहट होती है। ये कड़कड़ाहट इसी स्टोन सेल के कारण होती है। तो लिख देंगे, उल्लेखनीय है कि अमरूद, नाशपाती, सेव खाने में कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है इसी स्टोन सेल के कारण। कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है इसी स्टोन सेल के कारण, इसी स्टोन सेल के कारण, ठीक है? इसी स्टोन सेल के कारण कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है, कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है, ठीक है? अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स जाइलम, लिखिएगा कॉम्प्लेक्स। जटिल उत्तक के दो उदाहरण हैं, जटिल उत्तक के दो उदाहरण हैं, जटिल उत्तक के दो उदाहरण। एक है, जटिल उत्तक के दो उदाहरण हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, जाइलम को कास्ट भी कहते हैं, जाइलम को कास्ट भी कहते हैं, जिसमें 75% मृत होता है, 25% जीवित। कास्ट भी कहते हैं, कास्ट भी कहते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम, जाइलम का सबसे महत्वपूर्ण काम जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। ये जाइलम का मूल काम है। अब किसी जगह परीक्षा में दे दिया कि अकार्बनिक पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो आप गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं। अरे खनिज लवण भी तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही, उसको यदि केमिस्ट्री की भाषा में दे दिया तो गड़बड़ाना नहीं है। मैं चर्चा इसीलिए कर दिया कि बहुत सारे छात्र इसमें कला विषय के टिपिकल होंगे, और कहीं परीक्षा में जल और लवण नहीं देके अकार्बनिक पदार्थ का संवहन दे दिया, और आता हुआ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा बना के आ जाएगा। तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लो अकार्बनिक पदार्थ का संवहन। बात वही है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में, हालांकि जब केमिस्ट्री आप तो पढ़े ही हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में अकार्बनिक लवण को अकार्बनिक में ही रख सकते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ का जो संवहन होता है वो जाइलम करता है। टिक लगा दीजिए उस पर। अब आ जाइए फ्लोएम। फ्लोएम एक प्रकार का, इसमें ऐसे लिख देंगे, इसमें 75% भाग जीवित है। उल्टा है, जाइलम का ये उल्टा है। फ्लोएम 75% भाग जीवित है और 25% मृत। और इसका मूल काम भोजन को पहुंचाना है, और इसका मूल काम भोजन को पहुंचाना है। मत दो, ठीक हो जाए तो प्रवेश नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। आप अपना जुड़ जाइए, आप जहां जाना है चले जाइए। कहां थे? जाइलम तो थे, जाइलम नहीं, फ्लोएम में थे। भोजन को पहुंचाना है, बस
तो इस तरह से आपने प्लांट टिश्यू को देख लिया। प्लांट टिश्यू में दो भाग है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन भाग, एपिकल, लेटरल और इंट्राकैलोरी। एपिकल लेंथ देता है पौधे को, ये रूट को मजबूत करता है। इंटरकैलोरी घास और पुदीना वगैरह में पाए जाते हैं। परमानेंट को दो भागों में बांट देंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को तीन भागों में बांटेंगे, पैरेन, कॉलन और स्क्लेरन। उसे परीक्षा के दृष्टि से कॉलन काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे को स्ट्रेंथ देता है, और स्क्लेरन काइमा मृत है लेकिन दृढ़ता प्रदान करता है पौधे को। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉम्प्लेक्स है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक मृत कोशिका है, 70% भाग उसके मृत होते हैं, जस्ट उल्टा है फ्लोएम में। और जाइलम का मूल काम है अकार्बनिक पदार्थ का जल और लवण का संवहन करना, जबकि फ्लोएम का मुख्य काम है भोजन को पहुंचाना। यही दो बातें आप ध्यान करके रख लीजिए। तो यदि आप नहीं लिखते तो आपका रिवीजन भी 5 मिनट के अंदर हो गया, लिखने में ही जो टाइम लगता है। इस तरह से आपने इस पूरे प्लांट टिश्यू को देख लिया। प्लांट टिश्यू के साथ हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। तो लिखिएगा एनिमल टिश्यू, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका के कई प्रकार हैं, जैसे एनिमल टिश्यू, जैसे एनिमल टिश्यू के कई प्रकार हैं, जैसे हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव, इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। तीसरा है मस्कुलर, और चौथा है नर्वस टिश्यू। चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट। अब आइए एपिथेलियल टिश्यू। देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू में, यह टिश्यू पूरे शरीर में पाया जाता है। यह टिश्यू पूरे शरीर में अंदर और बाहर पाया जाता है। शरीर के बाहर त्वचा कहते हैं, शरीर के बाहर त्वचा कहते हैं, शरीर के बाहर त्वचा कहते हैं, जबकि शरीर के भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। साथ ही या कुछ सेक्रेटरी स्रावित ग्लैंड में भी पाया जाता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि इत्यादि में भी यह पाए जाते हैं। इत्यादि में भी यह पाए जाते हैं। चलिए, अब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? शरीर के अंदर। अब बाहर जो है स्किन है, और शरीर के जो अंदर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। याद होगा म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। नोट करके लिख दीजिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा स्किन के विषय में जान लीजिए। अब इसमें तो मूल रूप से शरीर के बाहर स्किन और शरीर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम। इसे याद करके रखिए। अब थोड़ा सा स्किन के विषय में पढ़िए। देखिए,
त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और इसे देखिए, निवेश कुमार कितना अच्छा से, रोशन जी अच्छा से पढ़ रहे हैं। लिखा भी है कॉपी में, फिर भी लिखिए, लिखने से याद रहेगा, फिर अपना पुरानी कॉपी को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कोई एक आध दो बातचीत के क्रम में तो कुछ ना कुछ नया पुराना निकलता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे कि इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन कहते हैं। लिखेंगे स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन के नाम से भी जाना जाता है। त्वचा की पहली परत जो पतली होती है वो मृत होती है। मृत होती है इसलिए जल रोधी है, वायु रोधी है, नहीं तो घुस जाता अंदर। आप स्नान करते सारा जल अंदर घुस जाता, या जो हवा बहता उस त्वचा के माध्यम से अंदर चला जाता। तो लिखेंगे त्वचा की पतली परत मृत होती है, मृत होती है एवं जल रोधी और वायु रोधी होती, एवं जल रोधी और वायु रोधी होती। अब कौन बताएंगे किसकी उपस्थिति में ये मृत हो जाती है? केरेटिन। वाह, देखिए हम बैठा हुआ था, सर पूछे फट से लिख दें, ठीक है कि नहीं? लिख देंगे नोट, केरेटिन के कारण त्वचा की कोशिका मृत होती, त्वचा की कोशिका मृत होती। त्वचा से उत्पन्न केरेटिन की कई संरचनाएं हैं, जैसे त्वचा से उत्पन्न केरेटिन की बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे त्वचा से उत्पन्न केरेटिन की बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे लिख लेंगे नाखून, नख, सिंग, नाखून, नख, सिंग, बाल, पूर, इत्यादि, पूर इत्यादि। याद रखेंगे। फिर लिखिए एपिडर्मिस से ठीक नीचे डर्मिस में, एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में, एपिडर्मिस हुआ बाहरी, और ठीक नीचे डर्मिस में मेलेनोसाइट नामक कोशिका पाई जाती है। मेलेनोसाइट नामक कोशिका पाई जाती है, मेलेनोसाइट नामक कोशिका पाई जाती है, जिससे मेलेनिन पिगमेंट निकलता है, जिससे मेलेनिन पिगमेंट निकलता है जो रंग को निर्धारित करती है। मेलेनिन पिगमेंट निकलता है तो दो चीज देखा आपने, एक चीज देखा क्या? एक चीज देखा मेलेनिन, एक चीज देखा मेलेनिन, और दूसरा चीज देखा केरेटिन। मेलेनिन और केरेटिन याद रखिए। ये मेलेनिन और केरेटिन जो है, ये मेलेनिन जो है ये क्या करता है? ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और ये जब नहीं होगा त्वचा में तो एल्बिनिज्म नामक बीमारी हो जाएगी। एल्बिनिज्म नामक बीमारी होगी, तो लिख दीजिए इसकी अनुपस्थिति में एल्बिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। कौन से ऐसे जंतु होते हैं जिसमें रंग बदलने की क्षमता होती? कौन से ऐसे जंतु और क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण वो रंग बदल देता है? कैंसर भी हो जाता है। वही बात है, बात एक ही है। छिपकली, हाँ, और एम्फीबिया, बहुत अच्छा। और वो जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? उस घटना को केमोफ्लेज कहते हैं।
वो कोशिका को क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि रेप्टाइल और एम्फीबिया में क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण, क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण, क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण रंग बदलने की क्षमता होती है। क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण रंग बदलने की क्षमता होती है। ठीक है, रंग बदलने की क्षमता होती है। तो कुल मिलाकर त्वचा के विषय में आपने जाना, तो त्वचा का क्या काम है। अच्छा, याद रखिएगा, मनुष्य के त्वचा का हम लोग चमड़ा उद्योग में काम नहीं करते क्योंकि पतला होता है। जानवर के त्वचा का काम करते हैं क्योंकि डर्मिस है वो, और मोटा होता है, तो जिसके कारण हम चमड़ा उद्योग में काम करते हैं। एक लाइन और लिख दो नोट में, जानवर के त्वचा, जानवर का त्वचा डर्मिस भाग है, डर्मिस भाग है जो मोटा होता है और चमड़ा उद्योग में काम करता है। जो मोटा होता है और चमड़ा उद्योग में काम करता है, चमड़ा उद्योग में काम करता है। चलिए, आपकी जानकारी में है ही, अभी कोई लड़के लिख रहे थे केमोफ्लेज। तो केमोफ्लेज क्या है? वही एक घटना है जो त्वचा उसमें सहायक होती है कि परिवेश में छिप जाने की क्षमता, ठीक है कि नहीं। ये जो छिप जाने की क्षमता है जिस जंतु में, परिवेश में होती है, उसको केमोफ्लेज कहते हैं। हमारा जो त्वचा है वो क्या काम करता है? हमारी त्वचा हमारा सिक्योरिटी करता है, कई बीमारियों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। हमारी त्वचा हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के रूप में भी काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो हाँ हाँ, ठंड से ही बचाता है, वो सब तो है ही। संवेदना को बनाए रखने में भी इसकी भूमिका है, ठीक है कि नहीं। आप किसी को स्पर्श कर दीजिएगा, मनमोहक स्पर्श, तो वो दूसरा बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखो हमें कितना मनमोहक स्पर्श किया, तो उसमें भी है। जल के संचय में इसकी भूमिका है। इस त्वचा की भूमिका कई बिंदुओं पे है, ठीक है कि नहीं। तो एक लाइन लिख दो, त्वचा के मुख्य कार्यों में, त्वचा के मुख्य कार्यों में सुरक्षा, ताप नियंत्रण, ठीक है, ताप नियंत्रण, संग्रहित खाद्य पदार्थ का संरक्षण करने में, संग्रहित खाद्य पदार्थ के संरक्षण करने में, संग्रहित खाद्य पदार्थ के संरक्षण करने में, संरक्षित खाद्य पदार्थ के संरक्षण करने में, संरक्षित खाद्य पदार्थ के संरक्षण करने में भी। कौन मुस्कान है? जरा सामने आओ तो मुस्कान, जरा मुस्कुराते हुए आओ तो जरा सा देखे भाई, कौन ऐसे जीव हैं? 3 बार ज्वाइन आती है, चली जाती है, बहुत व्यस्त आई से ज्यादा व्यस्त बनाने है। मैंने इस टाइम में भी आप लोग फुर्सत में नहीं रहिएगा तो कैसे काम चले। हाँ, तो कहाँ थे? सुरक्षा खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, केमोफ्लेज की घटना में, वो भी लिख दो, केमोफ्लेज की घटना, केमोफ्लेज में, और 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 गंध में, गंध फैलाने में भी। त्वचा का काम गंध फैलाने में भी, मतलब अपने विपरीत सेक्स को अट्रैक्टिव करने में भी है। आप जानते हैं ना, फेरोमोन्स, ठीक है। तो मेल और फीमेल में जो अट्रैक्शन होता है उसमें भी त्वचा की भूमिका होती है। तो लिख देंगे, सेंट, सेंट ग्लैंड के गंध से, सेंट ग्लैंड के गंध से संकेत देना, सेंट ग्लैंड के गंध से संकेत देना फेरोमेन के द्वारा, फेरोमेन के द्वारा, ठीक है, फेरोमेन के द्वारा। इसके द्वारा, फेरोमेन के द्वारा। अब आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। स्किन ही याद रह जाए तो अपना जय जय। कनेक्टिव टिश्यू का लिख देंगे क्या? दो या दो से अधिक उत्तक, या दो या दो से अधिक उत्तक या अंगों के परस्पर परस्पर जुड़ने से संबंधित है, या दो या दो से अधिक उत्तक या अंगों के जोड़ने से संबंधित है। तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका पीएच 7.4 है, अल्कलाइन। जैसे ब्लड, लिम्फ, एकदम याद रखना है इसका एग्जाम्पल। टेंडन, लिगामेंट, बोन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडुपोज टिश्यू, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। ये आपके सब क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण। ठीक है, कितना? ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब सबके विषय में एक एक बातें जान लीजिए, लिख देंगे। ब्लड का पीएच 7.4 है, अभी ज्यादा नहीं जानना है इसमें। ब्लड का पीएच पॉइंट करके लिख दो, ब्लड का पीएच 7.4 है, 7.4 है। ठीक है, ब्लड का पीएच 7.4, और इसमें प्लाज्मा 55% एवं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45% होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी परसेंट होता है, 45%। हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। दूसरा, टेंडन मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। मसल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? और कितना मसल्स मनुष्य में पाई जाती? सार्कोलॉजी। मसल्स का कितना? हाँ, 639, याद रखिए। तो लिखेंगे मसल्स को बोन से जोड़ता है। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। आप जानते हैं जब मांसपेशी में खिंचाव होता है तो टेंडन का ही खिंचाव है। लिख देंगे मांसपेशी में खिंचाव, स्ट्रेन, मांसपेशी में खिंचाव या स्ट्रेन टेंडन का, मांसपेशी का, हाँ, टेंडन का ही खिंचाव। ठीक है, मांसपेशी का स्ट्रेन टेंडन से ही संबंधित। दूसरा, लिगामेंट, जब बोन से बोन को जोड़ता है, यह बोन को जोड़ता है। अधिक लचीला, कम मजबूत। अधिक लचीला होता है, कम मजबूत होता है। लिखेंगे ये अधिक लचीला। नेक्स्ट, क्या? इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। इसका रंग पीला है, इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है जिसका रंग पीला है। और पैर में जो मोच होती है, वो लिगामेंट का ही मोच। लिख देंगे पैर में जो मोच का अंग्रेजी क्या होता है? मोच का अंग्रेजी प्रेन। पैर में जो मोच होती है वो लिगामेंट का ही मोच। तो मोच और खिंचाव में अंतर समझ जाइए। खिंचाव हो गया तो मांसपेशी का खिंचाव टेंडन से संबंधित। अब मोच हो गया, चलते चलते मुड़ गया पैर, तो हो गया लिगामेंट से संबंधित। अब आइए बोन तो पता ही है।
बोन में लिख दीजिए, अभी ज्यादा नहीं पढ़िए। बोन में वयस्क में 206 बोन पाए जाते हैं। वयस्क पुरुष में 206 बोन पाए जाते हैं और इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और सब बातें बोन में पढ़ेंगे। यहाँ यदि एग्जाम्पल याद कर लिए, रिवीजन कर लिए तो यही बहुत है। कार्टिलेज नरम बोन को कहते हैं, जो कान नाक, कार्टिलेज नरम बोन को कहते हैं जो नाक कान में पाए जाते हैं, नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू को पैकिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। एरियोलर टिश्यू को पैकिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। यह त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है। 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 कौन? ये जो एरियोलर टिश्यू, और इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, क्या इस टिश्यू में वसा का संग्रहण अधिक रहता है। इस टिश्यू में वसा का संग्रहण अधिक होता है। वसा का संग्रहण अधिक रहता है। उल्लेखनीय कि ठंडे प्रदेशों जानवरों में वसा संयोजी उत्तक या एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में जानवरों में एडिपोज टिश्यू पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू ही पाई जाती है, याद रखिएगा, एडिपोज टिश्यू ही पाई जाती है। तो इस तरह से आपने इस 8 जो विभिन्न टाइप हैं उसको आप लोगों ने देखा। कनेक्टिव टिश्यू में पहला क्या है? ब्लड। दूसरा क्या है? लिम्फ। तीसरा क्या है? टेंडन। चौथा क्या है? लिगामेंट। पांचवा क्या है? बोन। छठा क्या है? कार्टिलेज। सातवां क्या है? एरियोलर टिश्यू। आठवां क्या है? एडिपोज टिश्यू। ये सारे टिश्यू को आप अच्छे से, ये जो एग्जाम्पल है इसको याद कर लीजिएगा। मस्कुलर में तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। मसल्स में जो टिश्यू पाए जाएंगे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर में लिख दो सीधे 1-2 लाइन में टिश्यू। मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यू, इसके अध्ययन को मायोलॉजी इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी कहते हैं। भूलेंगे नहीं कि जबड़े की मसल सबसे मजबूत मसल, जबड़े की मसल सबसे मजबूत मसल है। सबसे मजबूत मसल है। सबसे मजबूत मसल। उल्लेखनीय है कि मसल्स के 3 प्रकार हैं। स्ट्राइप्ड या स्ट्रेट लिख दीजिए, स्ट्रेट, रेखित। रेखित, रेखित। दूसरा लिखेंगे अरेखित, अरेखित, अरेखित। और तीसरा लिखेंगे हृदय पेशी। हृदय हृदय पेशी। जबड़े की मांसपेशी रेखित पेशी का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, जबड़े की मांसपेशी रेखित पेशी का उदाहरण है। जबड़े की मांसपेशी रेखित पेशी का उदाहरण है।
और यह पेशी ऐच्छिक पेशी के रूप में ही जाना जाता है। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी के रूप में जाना जाता है। ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक पेशी के रूप में भी जाना जाता है। एक्टिन और मायोसिन, इसमें एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या है? प्रोटीन है। इसमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं रेखित में, जो जबड़े में होता है, जो जबड़े में होता है। अरेखित में एक्टिन मायोसिन नहीं पाया जाता है। अब लिखिए अरेखित। अरेखित मतलब इच्छा के अनुसार नहीं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, तो लिखेंगे अरेखित। इसमें एक्टिन मायोसिन नहीं पाया जाता है, और नहीं या किसी हड्डी से जुड़ा होता है, और नहीं हड्डी से जुड़ा होता है, या कम मुलायम होता है, या अधिक मुलायम होता है, या अधिक मुलायम होता है, मुलायम होता है। तीसरा है हृदय पेशी में दोनों रेखित भी है, अरेखित भी है। हृदय पेशी रेखित भी है और अरेखित, दोनों के गुण पाए जाते हैं। हृदय पेशी में रेखित और अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बस। और चौथा है नर्वस टिश्यू। ये तो वह मस्कुलर टिश्यू। चौथा टिश्यू है नर्वस टिश्यू, तब ब्रेन में जो टिश्यू पाए जाएंगे। नर्वस टिश्यू देंगे एक दो लाइन। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में माइलिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू माइलिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड तीनों होता है। नर्वस टिश्यू में मायोलिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। मायोलिन, MYOLIN। और इसमें ब्रेन, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पाए जाते हैं, और नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये जितने प्रकार के टिश्यू हैं उसको आज की कक्षा में आपने देख लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब आपका काम है कि एक बार अपने स्तर से भी रिवीजन कर लें, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ लें। हालांकि सारी बात लिखा दी है, कुछ नोट पॉइंट लिख देंगे जिसको हम लोग बूस्टर फैक्ट कर लिखेंगे। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट में लिख, बूस्टर फैक्ट में लिख, लाल मांस, रेड मीट खाना अधिक हानिकारक है क्योंकि उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। रेड मीट खाना अधिक हानिकारक है क्योंकि उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं, और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं, और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसके कारण क्या खतरनाक है, लिखी दिए ऊपर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिख देंगे, अति महत्वपूर्ण है कि बोनी फिश, बोनी फिश जैसे रोहू और कतला, बोनी फिश जैसे रोहू और कतला में बोन और कार्टिलेज दोनों होता है, बोन और कार्टिलेज दोनों होता है। जबकि जबकि शार्क में सिर्फ कार्टिलेज पाए जाते हैं। जबकि जबकि शार्क में सिर्फ कार्टिलेज पाए जाते हैं, सिर्फ कार्टिलेज पाए जाते हैं।
लिम्फ, प्लाज्मा प्लस WBC को लिम्फ कहा जाता है। प्लाज्मा प्लस WBC को लिम्फ कहा जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लाज्मा प्लस WBC को लिंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखें, ध्यान रखें, फंजाई में रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजेन, फंजाई में रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजेन, फंजाई में रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन टिक लगा दीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और प्लांट में स्टार्च पाए जाते हैं, और प्लांट में स्टार्च पाए जाते हैं, और प्लांट में स्टार्च पाए जाते हैं। बस आज टिश्यू के कड़ी में आपने इतने सारे तथ्य और अवधारणा को देखा है। एक बार एकाग्रचित होकर बैठ करके देखने का प्रयास करेंगे। टिश्यू के बाद हमारा सिस्टम ही शुरू होता है, लेकिन हम सिस्टम से पहले डिजीज में आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि डिजीज और न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जहां से आप देखिएगा, खुद भी एनालिसिस कीजिएगा। 4 से 6 क्वेश्चन तक आपके अल्टरनेट का समय में पूछे गए हैं, इसलिए एक मेजर पोर्शन है न्यूट्रिशन और डिजीज। एक बेस बना हुआ था भी, और बेस भी फिर से बन गया है। न्यूट्रिशन में ही थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखें, जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन को देखेंगे कल से हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारी इस कक्षा की समापन है। मैं 10 बजे आपके समक्ष लिंक भेज देता हूं YouTube लाइव का, जो करंट से जुड़ा हुआ है, और उसमें कई छात्र कह भी रहे थे कि सर YouTube लाइव नहीं दे रहे हैं, तो एक आध दिन भी सर, तो उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके मैं सभी के लिए और आपके लिए भी उतरा, आप ही को ध्यान में रखकर वो क्वेश्चन भी बनाया गया है और कुछ करंट भी जोड़े गए। तो बस 10 मिनट का ब्रेक है, 9:45 करीब हो रहे हैं। 10 बजे हम लोग आपके समक्ष आते हैं। आपके ग्रुप पर YouTube लाइव का लिंक या आपके ग्रुप में भी है, मैं फिर से भेज देता हूं, उस पर जुड़ जाइए। 10 बजे से वो कक्षा शुरू हो जाएगी। टेक रेस्ट, तब तक 10 मिनट का आराम भी करें। टेक रेस्ट, थैंक यू।